गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम पूरे वीक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर चर्चा में रहे हैं वो देखेंगे। मैंने 4 से 5 साइट से कंपाइल कर ये बनाया है और कुछ क्वेश्चन मैंने खुद भी इसमें ऐड किए हैं। तो लगभग आपके 70 क्वेश्चन इसमें हैं जो पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को आपके कवर कर लेंगे। तो इसमें ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियोस में काफी ज्यादा डिटेल में बता देता हूं। यहाँ पर आंसर फटाफट देखेंगे। इसमें हाईलाइट नहीं है, इसका पूरा पीडीएफ में आपको सही आंसर हाईलाइट कर अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। वहां से आप पूरे हफ्ते का रिवीजन अपना कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाजों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहां पर किया गया था? तो एक स्टील कटिंग सेरेमनी हुई थी जो फ्लीट सपोर्ट शिप्स होते हैं उसकी, ये हुई थी आपकी विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम के बारे में दो फैक्ट है, बल्कि भारत में टोटल 13 मेजर पोर्ट है, उसमें से विशाखापट्टनम एक है और विशाखापट्टनम भारत का सबसे डीपेस्ट या सबसे गहरा पोर्ट माना जाता है। तो ये आप याद रखिए। आगे चलते हैं। T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? तो सही आंसर है सूर्य कुमार यादव, जो कि वर्तमान में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख या हेड किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तरुण बजाज जी को नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, अभी वर्तमान में ये चैंपियनशिप चल भी रही है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया का एक देश है किर्गिस्तान, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसकी राजधानी है बिश्केक। ठीक है, तो बिश्केक में ही आयोजित की जा रही है। और किर्गिस्तान के बारे में एक बार पूछ लिया था कि किर्गिस्तान का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है इसका 40 कबीलों का देश। ठीक है, किसी एग्जाम में ये आया हुआ है, तो इसका अर्थ होता है 40 कबीलों का देश। आगे चलते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन, जिसको सीनेट बोला जाता है, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये यूसुफ रजा गिलानी जी को बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। और क्यों मनाया जाता है ये आपको पता होगा। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले इंसान थे यूरी गैगरिन, जो कि रशियन एस्ट्रोनॉट थे या रशियन अंतरिक्ष यात्री थे। तो ये 12 अप्रैल 1961 को ही अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाले यात्री बने थे। तो उसी की याद में ये मनाया जाता है। 2011 से ये मनाया जा रहा है। आगे चलते हैं। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडा जी को भी इसमें नियुक्त किया गया है। वर्तमान में आपकी 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें चल रही हैं। 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें, फाइनेंस कमीशन की, तो भारतीय संविधान के 280 आर्टिकल में, अनुच्छेद 280 में इसकी बात की जाती है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 4 इसके मेंबर्स होते हैं। तो वही एक मेंबर अभी मनोज पांडा जी बने हैं। वर्तमान में बात करें तो 16वें वित्त आयोग के चेयरपर्सन कौन है? अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी चेयरमैन है। 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इसके चेयरपर्सन थे एनके सिंह सर। इन्हीं की संस्तुतियां अभी लागू हैं 2021 से 2026 तक। फिर 2026 से लेकर आपकी अरविंद पनगड़िया सर वाले फाइनेंस कमीशन यानी 16वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें लागू होंगी। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स थे, मैंने बता दिए। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? साइमन हैरिस ने शपथ ली है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? आयरलैंड के सबसे यंगेस्ट या सबसे युवा प्रधानमंत्री ये बन गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। आयरलैंड की अगर कैपिटल की बात करें या राजधानी की बात करें तो क्या है? डबलिन। और आयरलैंड की जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो। और किसका स्थान इन्होंने लिया था? लियो वराडकर ने अभी वहां पर इस्तीफा दिया था, उनकी जगह इनको चुना गया है। यंगेस्ट है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले। आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आयरलैंड और आइसलैंड दोनों के ही नए बने हैं, तो बजरनी बेनेडिक्टसन जी को इस पद पर नियुक्त किया गया है। अगर आयरलैंड की बात, आइसलैंड की बात करें, कैपिटल इसकी क्या है? रेकजाविक। ठीक है, इसकी कैपिटल है रेकजाविक। और इसकी अगर मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है क्रोना, आयरिश क्रोना इसको बोला जाता है। इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक्स स्विटगर्ड जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये
नासा के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रोग्राम है और भारत के चंद्रयान 3 मिशन की अभूतपूर्व सफलता के लिए दिया गया है, जिसने पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये उतरा। ठीक है, इसके अलावा चंद्रमा के लिए एक और अभी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन शुरू होने वाला है, आपको पता है, जो नासा है। नासा दोबारा से चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की बात कर रही है और उस प्रोग्राम का नाम है आर्टेमिस। आर्टेमिस प्रोग्राम, इसको याद रखिएगा। ये दोबारा से चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट या अंतरिक्ष यात्री भेजने की बात अमेरिका द्वारा की गई है। 2026 तक इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री वहां पर भेज दिया जाएगा। एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड नियुक्त किया है? जयराज षणमुगम जी को। आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स फेडरेशन जो है वो कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा? तो पेरिस ओलंपिक आपका जुलाई के महीने में आयोजित किए जाएंगे इसी साल, और यहां पर जो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे उसको विश्व एथलेटिक्स फेडरेशन 50,000 अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि देगा। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है। एक बहुत फेमस होम्योपैथिस्ट थे डॉक्टर हैनीमैन, उनकी याद में मनाया जाता है 10 अप्रैल को। इसके अलावा 2 वजह से अभी चर्चा में रहा है। एक तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में, इसको याद रखिएगा, नई दिल्ली में होम्योपैथी संगोष्ठी का भी आयोजन किया था। इसके अलावा मैंने आपको जब हमने करंट अफेयर्स कवर किए थे मैंने बताया था उत्तर भारत का पहला राजकीय होम्योपैथी कॉलेज कहां पर बन रहा है? जम्मू कश्मीर के कठुआ में ये बन रहा है। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल जी ने अभी नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य में रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी यानी होम्योपैथी के फील्ड में क्षेत्रीय एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की है? तो ये गुवाहाटी में उन्होंने इसकी नींव रखी है। ठीक है, असम के गुवाहाटी में रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी सर्बानंद सोनोवाल जी ने अभी इसको इनॉग्रेट किया था। तो होम्योपैथी से ये दोनों संबंधित थे। अगला क्वेश्चन मैंने डाला है थीम का कि विश्व होम्योपैथी दिवस जो हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी 2024 की थीम क्या है? तो थीम है आपकी होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। राष्ट्रीय जो माफ कीजिए जो ग्लोबल हेल्थ डे होता है या विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है उसकी भी थीम कुछ इसी तरीके की है, माई हेल्थ माई राइट। वो भी नीचे अभी देखेंगे, मैं फिर भी यही बता देता हूं आपको। तो इसको याद रखिएगा, होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। IPEF ये है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसके द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये पहला इस तरीके का आयोजन होने वाला है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, ये सिंगापुर में आपका आयोजित किया जाएगा। शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो अभी नवरात्रि के पहले दिन से ये भारत में जो शक्तिपीठ है, टोटल भारत में 52 शक्तिपीठ है, उसमें से 7 शक्तिपीठों में ये महोत्सव आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। तो ये सारे आप फैक्ट्स याद रखिएगा। कहां से ये स्टार्ट हुआ है? असम में एक मंदिर है कामाख्या देवी टेम्पल, वहां से इसको इनॉग्रेट किया गया है, यानी पहले सबसे पहले वहीं पर यह फेस्टिवल हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें कामाख्या देवी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेला लगता है अंबुबाची मेला, इसको भी याद रखिएगा। और असम में एक और फेस्टिवल वो सबको पता ही होगा, बिहू फेस्टिवल या भोगली बिहू भी उसको बोला जाता है। बात करें संगीत नाटक अकादमी की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में देखिए जितना भी म्यूजिक है, डांस है और ड्रामा होता है उसको जो ऑर्गेनाइज पूरा करती है या सुपरवाइज करती है संगीत नाटक अकादमी ही करती है। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। शुरू में ये आता था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत यानी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, और 1953 में ये पहली बार पूरी तरह से फंक्शनल हुई और इसके जो पहले चेयरपर्सन थे वो थे PV राजा मन्नार। ठीक है, 1952 में इसका कॉन्सेप्ट आया और उसके बाद 1953 में ये फुल्ली फंक्शनल हो गया था। पहले चेयरपर्सन थे PV राजा मन्नार। आगे चलते हैं। हाल ही में विप्रो ने किसे कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया है? तो श्रीनिवास पल्लिया जी को नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपनी तरीके का ये पहला हॉकी लीग है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो झारखंड के रांची में इसका उद्घाटन किया गया है और अपनी तरीके का ये पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे यंग टैलेंट है, जैसे IPL में कई सारे यंग टैलेंट निकल कर आए हैं, उसी तरह हॉकी के क्षेत्र में जितने भी यंग लोग हैं जो अभी तक प्लेटफॉर्म जिनको नहीं मिल रहा, उसको एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म ये लोकल लेवल पर प्रोवाइड करेगा।
भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। एक कंपनी है सेट लॉजिक, उसके साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया है। नाम इसका क्या है? P-SAT-1A, ये इसका नाम है। तो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, भारत का पहला प्राइवेटली लॉन्च्ड ये सैटेलाइट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत ने विदेशी 7वें बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। यह किस देश में है? तो मैंने आपको मैप भी पूरा दिखाया था, ये म्यांमार में स्थित है। और कौन सी नदी पर है मैंने ये भी बताया था, कलादान रिवर पर ये स्थित है। ये भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है उसको पोर्ट के थ्रू या वाटरवेज के थ्रू जोड़ने का एक इनिशिएटिव है, जिसका पूरा प्रोजेक्ट का नाम है कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। ठीक है, अलग अलग तरीके से जो मिजोरम का आपका आइजवाल है, ठीक है, वहां तक ये पूरा इसको कनेक्ट करेगा। कलादान से पहले शिप के थ्रू हम जाएंगे, फिर वहां से रेलवे और रोड नेटवर्क बिछाए गए हैं आइजवाल तक। पूरा मैप मैंने डाला था, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये भारत का देखिए दूसरा पोर्ट है जो भारत ने विदेश में अधिग्रहित किया है। इससे पहले भारत ईरान में कौन सा पोर्ट ऑपरेट करता है? चाबहार। ये भारत पहले ही ऑपरेट कर रहा है ईरान से बाहर, तो दूसरा पोर्ट है ये भारत के द्वारा ग्लोबल लेवल पर अधिग्रहित किया गया। इसके लिए भारत ने एक पूरी अलग संस्था बनाई है, इंडिया पोर्ट ग्लोबल। जो जितने भी ओवरसीज पोर्ट है वो सारा यही एंटिटी देखती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एंटिटी है। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में ये किया जाएगा, इंडियन नेवी द्वारा आयोजित है। हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? तो ये न्यूजीलैंड ने भी हाल ही में बदलाव किया है। न्यूजीलैंड की कैपिटल की बात करें तो क्या है? कैपिटल है इसकी वेलिंगटन। मिराज शहर को संगीत वाद्ययंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य में है? तो मिराज शहर महाराष्ट्र का जो डिस्ट्रिक्ट है सांगली, ठीक है, सांगली डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा शहर है, उसको यह भी जीआई टैग दिया गया है, क्योंकि यहाँ का जो कला है ये संगीत वाद्ययंत्र बनाने की, स्पेशली सितार और तानपुरा, दो बहुत फेमस है, सितार और तानपुरा। ये यहाँ पर मध्यकालीन टाइम से ही चल रहा है, तो ये दोनों इसलिए इस शहर में काफी ज्यादा इसको प्रमोट किया जाता है। और यहाँ पर लोकली जो बनते हैं उसको प्रमोट करने के लिए इसको जीआई टैग दिया गया है। तो महाराष्ट्र का सांगली जिले का मिराज शहर। इसके अलावा कुछ और जीआई टैग अभी चर्चा में है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का काठिया वीट या काठिया गेहूं। इसके अलावा त्रिपुरा के दो प्रोडक्ट हैं, एक तो रिग्नाई पचरा है, ये एक आपका टेक्सटाइल है या कपड़ा है। इसके अलावा त्रिपुरा का ही एक और है माताबारी पेड़ा, इसको भी अभी जीआई टैग मिला है, ये एक स्वीट है या मिठाई है। इसके अलावा बात करें अभी कुछ और जो चर्चा में रहे हैं, वो रहे हैं आपके रतलाम रियावान गार्लिक। रतलाम आपका मध्य प्रदेश में है, तो रतलाम की रियावान जो अदरक है या रियावान गार्लिक है, माफ कीजिए लहसुन है, उसको अभी ये दिया गया है जीआई टैग। तो रतलाम रियावान गार्लिक, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक और है उड़ीसा का रूपा ताराकशी, रूपा ताराकशी, इसको भी अभी जीआई टैग मिला है। ये उड़ीसा की एक चांदी की कला है। तो ये सारे कुछ अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है? इसी दिन आपकी 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस बार की थीम इसकी क्या रही मैंने आपको ऊपर बता दिया, माई हेल्थ माई राइट। हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहां पर किया गया? तो सागर कवच एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, और लक्षद्वीप में इसका आयोजन किया गया। लक्षद्वीप एक वजह से और चर्चा में है, लक्षद्वीप का जो कवारत्ती आइलैंड है, जहां पर इसकी राजधानी भी है कवारत्ती, उसमें एचडीएफसी ने अभी एक अपनी शाखा लॉन्च की है और पहला प्राइवेट सेक्टर का बैंक बन गया है जिसने लक्षद्वीप में अपनी सेवाएं देना शुरू किया है। तो एचडीएफसी का ब्रांच अभी खोली है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा लक्षद्वीप में एक और इंपॉर्टेंट आइलैंड है मिनिकॉय, वहां पर भारत ने अपना एक नया नेवल बेस या नौसैनिक अड्डा लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है आईएनएस जटायु, ये भी याद रखिएगा। तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर यह बनाया गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा
अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण, जिसका नाम स्टार्ट है शॉर्ट में। तो स्टार्ट एक इनिशिएटिव है, मैंने आपको बताया था, ये एक स्टार्टिंग लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है या बिगिनर्स लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसरो के द्वारा। इस कार्यक्रम के नोडल केंद्र के रूप में किसको नामित किया गया है? तो गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद को नोडल सेंटर इसमें बनाया गया है। इसरो का प्रोग्राम है, ये जरूर याद रखिएगा। इसरो के बारे में मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बता दिए थे। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? एस सोमनाथ जी इसके चेयरपर्सन है। और एस सोमनाथ जी को अभी कौन सा अवार्ड मिला था? केपीपी नाम्बियार अवार्ड दिया गया है। इसके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के द्वारा। तो केपीपी नाम्बियार अवार्ड एस सोमनाथ जी को मिला है। किस कंपनी ने अप्रैल 2024 में गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया है? तो ये एनटीपीसी लिमिटेड की एक पहल है। एनटीपीसी की ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? आपका सामाजिक उत्तरदायित्व, आप इसे समझ सकते हैं। जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसके तहत इसका प्रोविजन किया गया था कि जो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं वो पब्लिक से ही अपना पैसा कमाती हैं, तो उनको किसी ना किसी रूप में इसे पब्लिक को वापस देना चाहिए। तो ये इस तरीके की कॉर्पोरेट सोशल एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी निभाते हैं। कुछ अपनी प्रॉफिट का शेयर उन्हें निकालना पड़ता है, वो हमारे लिए इतना मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो आप कंपनीज एक्ट में जाकर देख सकते हैं। कुछ प्रॉफिट का वो शेयर निकालते हैं जिसका वो एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट इस क्षेत्र में यूज करते हैं ताकि अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभा सके। तो जीईएम जो है वो एनटीपीसी लिमिटेड की पहल है। और ये जो देखिए जीईएम है, गर्ल एम्पावरमेंट मिशन है, ये भारत सरकार का एक इनिशिएटिव आपने सुना होगा, बीबीबीपी यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी की स्ट्रीमलाइन करने के लिए है जो काम इसमें किया गया है। बेसिकली इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था चाइल्ड सेक्स रेशियो, जो बाल लिंगानुपात था उसको, जिन जगह पर ये कम था उसको बढ़ाना, ये इसका मेन उद्देश्य था। तो इसी की लाइन में है, कहीं ना कहीं ये इसी के साथ ही काम करता है, या हम कह सकते हैं इसी की तरह एक इनिशिएटिव है एनटीपीसी की तरफ से। अगर इसकी बात करें कब लॉन्च हुआ था, ये 2015 का एक योजना है भारत सरकार की। 3 मिनिस्ट्री इसको चलाती हैं। एक है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। और तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय। इन तीनों का ये जॉइंट इनिशिएटिव है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आगे चलते हैं। कार निर्माता सिट्रोएन घरेलू स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी बन गई। अभी हाल ही में इन्होंने अपना पहला शिपमेंट इंडोनेशिया भेजा है। ठीक है, इंडोनेशिया भेजा है। और ये जो सिट्रोएन है किस देश की कंपनी है? ये फ्रांस की कंपनी है। और कहां से भेजा है इन्होंने? जो तमिलनाडु का एक पोर्ट है कामराजार पोर्ट, कामराजार पोर्ट, जिसको पहले एन्नोर पोर्ट के नाम से जाना जाता था, वहां से इन्होंने इसको भेजा है। एन्नोर पोर्ट की एक खासियत है या कामराजार पोर्ट की एक खासियत है, यह भारत का एकमात्र निगमित पोर्ट है। निगमित या कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे जितने पोर्ट भारत में है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, लेकिन ये कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है, कॉर्पोरेशन के द्वारा ये चलाया जाता है। तो एकमात्र पोर्ट है जो कॉर्पोरेटाइज्ड है। आगे चलते हैं। अप्रैल 2024 में किस निजी बैंक ने लक्षद्वीप के कवरत्ती में एक शाखा खोली है, जिससे यह केंद्र शासित प्रदेश में शाखा रखने वाला एकमात्र निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है? तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था, एचडीएफसी। लक्षद्वीप में ही क्या हुआ था? सागर कवच एक्सरसाइज हुई है, और लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में भारत ने एक नया नेवल बेस बनाया है, नौसैनिक अड्डा बनाया है, जिसका नाम है आईएनएस जटायु। तो आई होप आपको यहीं से फटाफट मैं रिवीजन कराना चाह रहा हूं। वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 जॉन डर्क्स कनाडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर गगनदीप कांग को इससे सम्मानित किया गया है। कल मैंने ये कवर किया था। 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी, मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन के द्वारा, और रश्मि कुमारी जी ने ये जीता है। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज ने जर्मनी में अपनी स्टेप डाउन सहायक कंपनी बीटा फार्म के माध्यम से दवा मुक्त, गैर आक्रामक माइग्रेन प्रबंधन पहनने योग्य उपकरण लॉन्च किया है। तो देखिए क्या होता है, जो माइग्रेन होता है सिर के एक हिस्से में लगातार अगर आपके दर्द होता है तो वो माइग्रेन से संबंधित होता है। तो उसको टैकल करने के लिए, उसको कम करने के लिए डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज ने अपनी स्टेप डाउन कंपनी की हेल्प से एक पहनने वाला उपकरण लॉन्च किया है। तो इसका नाम आपसे पूछा गया है, इसका नाम है नेरिवियो। ठीक है, ये इसका नाम है, इसको याद रखिएगा, माइग्रेन से संबंधित। पीटर हिग्स नामक वैज्ञानिक का हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें
2013 में किस शोध के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्होंने गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन जिसको बोला जाता है, हिग्स बोसॉन, इसकी खोज इन्होंने वैसे 1960 के दशक में ही इन्होंने प्रपाउंड इस कॉन्सेप्ट को किया था, लेकिन 2013 में जो महाप्रयोग हुआ था उसके दौरान इसकी खोज की गई थी। तो कहीं ना कहीं इनकी जो थ्योरी थी उसको बल उससे मिला था। तो फॉर द डिस्कवरी ऑफ गॉड पार्टिकल 2013 में, ये याद रखिएगा, किस क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में इनको दिया गया था। भारत ने शैक्षणिक संस्थानों में 100 फिफ्थ जनरेशन या 5G लैब्स के लिए प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए एक लाइसेंस मॉड्यूल अभी लॉन्च किया गया है। ये सवाल में पूछा गया है कि 100 5G लैब्स के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल कौन से आईआईटी में लॉन्च किया गया? तो आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया है। आईआईटी मद्रास एक वजह से और चर्चा में है, भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस आपको पता होगा तंजानिया के जांजीबार द्वीप समूह में बनाया जा रहा है और वो आईआईटी मद्रास का ही कैंपस है। दूसरी बात करें, अभी आईआईटी मद्रास ने एक कस्टमाइजेबल स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाई है। ठीक है, कस्टमाइजेबल स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाई है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए काफी मदद करेगी। तो ये दोनों आईआईटी मद्रास अभी चर्चा में था। आई कैन कोच नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दो पुस्तकें अभी चर्चा में है, एक यहां पर है, एक नीचे है। सिद्धार्थ राजशेखर जी की बुक है, इसके 3 खंड है, एक खंड इसका पहले आ चुका था, पार्ट 2 और पार्ट 3 इन्होंने अभी लॉन्च किया है। तो आई कैन कोच सिद्धार्थ राजशेखर सर की बुक है। निम्नलिखित में से किसने एक मैच मेकिंग इवेंट के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी में काम करने वाले स्टार्टअप के लिए भारत के साथ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या ईओआई पर हस्ताक्षर किए? देखिए ये सवाल क्यों डाला है, आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार बहुत ज्यादा फोकस अप कर रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको पता है बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, लिथियम आयन बैटरी वगैरह वहां पर लगती है। तो उसमें भारत अभी बहुत ज्यादा आगे नहीं है और उसकी जो रिसाइकलिंग है, क्योंकि वो वेस्ट अगर हो जाती है तो वो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है, तो उसकी रिसाइकलिंग के लिए एक एसोसिएशन से हमने पार्टनरशिप की है। तो वो कौन है? वो है यूरोपियन यूनियन। तो बैटरी की रिसाइकलिंग के लिए यूरोपियन यूनियन से भारत सरकार ने पार्टनरशिप की है। परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एईसी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के द्वारा भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का है? तो ये है 2047। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने और देश की लंबे समय से लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की? और इसका नाम क्या है? मैंने आपको बताया था ZIG। ZI है यहां पर जिम्बाब्वे, जी मतलब गोल्ड। तो जिम्बाब्वे ने ये लॉन्च की है। बात करें जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ऊपर मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग वो कहां पर हो रही है? झारखंड के रांची में। और महिला हॉकी टीम का जो सीनियर हॉकी टीम है उसका कोच किसे बनाया गया है? हरेंद्र सिंह को बनाया गया है। और 2028 तक जो लॉस एंजलिस में अगले ओलंपिक होने वाले हैं, 2024 के ओलंपिक पेरिस में है, 28 के लॉस एंजलिस में है, वहां तक अब इनको कोच बनाया गया है। तो यानी अगले ओलंपिक तक यही कोच रहेंगे। भारतीय सेना को अप्रैल 2024 में किस देश से इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बैच प्राप्त हुआ है? तो किसको प्राप्त हुआ है? या इग्ला एस कौन बनाता है? तो रूस की एक कंपनी इसको बनाती है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था और भी कई सारे देशों के पास डिफेंस सिस्टम है। एक है सी डोम जो अभी चर्चा में था, यह इजराइल का है। ठीक है, ये सी डोम जो है ये नौसैनिक संस्करण है। अगर इसका भूमि संस्करण देखें या लैंड संस्करण देखें उसका नाम क्या है? आयरन डोम। ठीक है, अमेरिका के वाले का क्या नाम है? अमेरिका वाले डिफेंस सिस्टम का नाम है थार्ड। इसके अलावा बात करें अगर भारत के पास अपना क्या है? पृथ्वी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ये भारत का अपना है। तो ऐसे ही कई सारे देशों के अपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं। ये मैन पोर्टेबल है, मतलब एक नॉर्मल आदमी भी इसको चला सकता है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर मोतियाबिंद और अपवर्तक सर्जरी या रिफ्रैक्टिव सर्जरी 2024 की वार्षिक बैठक में किस नेत्र अस्पताल को प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को यह अवार्ड दिया गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने किस शहर के प्रमुख बाजारों को लक्षित करते हुए एक व्यापक जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये नई दिल्ली के मार्केट्स में शुरू किया है। बात करें FSSAI की, इसकी स्थापना 2006 में FSSAI एक्ट के थ्रू की गई है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है।
और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। इसका एक और काफी इनिशिएटिव चर्चा में है, ईट राइट स्टेशन। तो प्लीज आप स्वयं से इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। ये लगातार अलग अलग स्टेशन को ईट राइट स्टेशन, जो कि FSSAI के फूड स्टैंडर्ड्स हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं जो स्टेशन, तो उनको ये ईट राइट स्टेशन का टैग दे रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। सुमित नागल मॉन्टे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वह किस खेल से संबंधित है? सुमित नागल टेनिस से संबंधित है। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक राकेश पाल ने किस राज्य में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये एक एक्वेटिक सेंटर बनाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड का। ये बना है आपके तमिलनाडु के रामेश्वरम में। ठीक है, तमिलनाडु के रामेश्वरम में ये बनाया गया। आगे चलते हैं। समुद्री डकैती रोधी अभियानों के सफल संचालन के लिए किस भारतीय नौसेना के जहाज को नौसेना स्टाफ के प्रमुख द्वारा ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र, यानी एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से सम्मानित किया गया है? तो INS शारदा को यह सर्टिफिकेट अभी मिला है या प्रशस्ति पत्र मिला है, क्योंकि इन्होंने समुद्र में जो डकैत रोधी अभियान होते हैं उसमें काफी अच्छा रोल प्ले किया है। किस देश ने पुरुष हांगकांग सेवंस 2024 का खिताब जीता है? तो न्यूजीलैंड ने यह खिताब जीता है। ये देखिए दूसरी बुक जो मैं कह रहा था, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा जी ने यह पुस्तक लिखी है। ऊपर कौन सी थी? आई कैन कोच, वो किसकी थी? राजशेखर सर की बुक थी। परिवर्तन चिंतन एक अग्रणी त्रिसेवा सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, इन तीनों सेवाओं का ये इस तरीके का फर्स्ट या पहला कोई इवेंट था और ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में 30 गीगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए 2030 तक लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपीस का निवेश करने की योजना बनाई है? तो आपका खेवड़ा एक पार्क है। ठीक है, खेवड़ा पार्क ये बना रही है, खेवड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रहे हैं। कहां पर? गुजरात में। और इसका साइज देखिए इतना बड़ा होगा, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, पेरिस से भी ये 5 टाइम्स यानी 5 गुना बड़ा है सिर्फ ये पार्क। तो काफी बड़ा पार्क अदानी गुजरात में बनाने जा रहे हैं। खेवड़ा पार्क इसका, खेवड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इसका नाम है। इसके अलावा एक थोड़ा सा देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा की बात चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में भी अभी एक 50 मेगावाट का सोलर पावर स्टेशन लॉन्च किया गया है। इसका नाम है गुजराई सोलर पावर स्टेशन। तो ये कहां पर है? तो ये SJVN लिमिटेड ने बनाया है। कहां पर? कानपुर देहात में। इसको याद रखिएगा, कानपुर देहात में 50 मेगावाट का गुजराई सोलर पावर स्टेशन अभी लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च किया? तो एक वोटर्स अवेयरनेस वेबसाइट है, इसको पंजाब की सरकार ने लॉन्च किया है। इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मिशन 414, मिशन 414 आपका इलेक्शन कमीशन इंडिया के द्वारा हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये ऐसे 414 बूथ इन्होंने पिछली बार देखे थे जहां पर 60% से कम मतदान हुआ था। तो इन 414 बूथों पर फोकस इलेक्शन कमीशन का है कि कैसे इन बूथों पर मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जाए। हिमाचल प्रदेश में यह था। इसके अलावा एक पोर्टल भी लॉन्च किया है या ऐप लॉन्च किया, क्या नाम है? सक्षम ऐप। ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। पीटर पेलेग्रिनी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इन्हें स्लोवाकिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। स्लोवाकिया की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है ब्राटिस्लावा। और ब्राटिस्लावा इंपॉर्टेंट क्यों है? जो यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, उसका नाम है डेन्यूब। ठीक है, डेन्यूब नदी के किनारे ही ये ब्राटिस्लावा राजधानी है, तो इसको याद रखिएगा। किन देशों ने अप्रैल 2024 में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के परीक्षण पर मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके लिए हस्ताक्षर किए यूनाइटेड स्टेट्स और यूके ने यानी ब्रिटेन ने। ऑप्शन ए। फॉर्मूला 1 जैपनीज ग्रैंड प्री 2024 किसने जीती है? तो ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन ने। आगे चलते हैं।
भारत डैश के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। तो भारत ने कहा है कि 2025 के अंत तक भारत यूरिया का आयात बंद कर देगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यूरिया की जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो अभी हमारे यहाँ इतनी नहीं है, लेकिन भारत सरकार लगातार इसको बढ़ा रही है बहुत तेजी से, और इसीलिए 2025 तक हम सेल्फ डिपेंडेंट इसमें या आत्मनिर्भर हो जाएंगे पूरे यूरिया के उत्पादन में। तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व है हमारा, वो बढ़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की मेजबानी करेगा? तो यूएई के अबू धाबी में ये आयोजित की जाएगी। विशेष सुरक्षा समूह स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो बड़े बड़े वीआईपीस की एक तरह से प्रोटेक्शन करते हैं, सिक्योरिटी में होते हैं, इसमें महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं लव कुमार, इनको इसके महानिरीक्षक के पद पर चुना गया। निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा 15वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किस कंपनी ने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं? तो माफ कीजिए, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। एसजेवीएन, ठीक है, एसजेवीएन लिमिटेड ने ये पुरस्कार जीता है। माफ कीजिए, मुझसे शायद ऑप्शन इसमें गलत सेट हो गए हैं, मैं इसको सही कर आपको पीडीएफ में दे दूं। तो एसजेवीएन लिमिटेड ने 2 पुरस्कार जीते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिल्किस मीर 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला ज्यूरी सदस्य बन गई हैं। वह कौन से राज्य से है? तो वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो ये पहली ज्यूरी मेंबर बनी है इंडिया की तरफ से। और भारत की तरफ से वेट लिफ्टिंग में एकमात्र क्वालिफाई होने वाली पर्सन कौन बनी है? तो मीराबाई चानू, ये एकमात्र है जो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग के लिए क्वालिफाई हुई है। और हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इससे ही ओलंपिक से संबंधित है, माफ कीजिए, कि ओलंपिक में जो भारत के ध्वजारोहक बनेंगे वो कौन बने हैं? तो वो बनेंगे आपके शरत कमल। ये इस बार ओलंपिक में भारत के ध्वजारोहक है। आपको पता है इंडिया के बहुत फेमस ये टेबल टेनिस के प्लेयर है। आगे चलते हैं। किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए आकाश तीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम विकसित किया है? तो ये बीईएल ने विकसित किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका फोटो भी मैंने डाला था, जो साहिबाबाद वाली यूनिट है गाजियाबाद में, इसकी साहिबाबाद वाली यूनिट है गाजियाबाद में, वहां से इसको हरी झंडी दिखाई गई थी। किस संस्था ने क्वाक्वेरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कैटेगरी में 45वीं रैंक हासिल की है? तो आईआईटी बॉम्बे ने। इसके अलावा बात करें तो डेवलपमेंटल स्टडीज या हम कह सकते हैं विकास से संबंधित जो पढ़ाई होती है, उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी को रैंक मिली है? तो उसमें 20th रैंक मिली है जेएनयू को, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को, डेवलपमेंटल स्टडीज वाले सेक्शन में। आगे देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा वयनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। अभी यहां पर जंगलों में आग लग गई थी किसी रेंज में इनकी, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा था। हाल ही में कौन सा देश समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से आगे निकल गया है? तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट इस बार रशिया के मरीन ऑयल का किया है चीन ने। हाल ही में समाचारों में देखे गए सीडीपी सुरक्षा मंच का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मैंने आपको बताया था, ये है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सीडीपी। और ये किससे संबंधित है? ये हॉर्टिकल्चर या बागवानी फसलों से संबंधित है। ई रूपी एक वाउचर है जिसके तहत सब्सिडी सीधे बागवानी किसानों के खाते में जाएगी। तो बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करना। और ये ई रूपी वाउचर किसने डेवलप किया है? एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। सी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस देश द्वारा विकसित की गई है? मैंने आपको बता दिया, इजराइल का एक ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ये इसका नौसैनिक संस्करण है। इसका लैंड संस्करण का नाम क्या है वो भी मैंने आपको बताया था, आयरन डोम। रूस से हमने कौन सा सिस्टम लिया है अभी? इग्ला एस, ठीक है। इसके अलावा रूस का एक और बहुत फेमस इंडिया के पास है S-400 ट्रायम्फ, ठीक है। S-400 ट्रायम्फ ये भी आपका एयर डिफेंस सिस्टम। आगे चलेंगे। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो ये हु नहीं होगा, ये WHO होगा, माफ कीजिए, ट्रांसलेशन में शायद दिक्कत हो गई। WHO इसके द्वारा जारी की गई है। और अगर बात करें देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस रिपोर्ट की, तो जो हेपेटाइटिस है
सबसे पहला प्रश्न ये पूछता है कि हेपेटाइटिस से आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हेपेटाइटिस से लीवर में सूजन आती है या इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इससे होता है। दूसरा, हेपेटाइटिस के लगभग अलग अलग वेरिएंट हैं और ये एक वायरल डिजीज है, इसको याद रखिएगा। देखिए, हेपेटाइटिस वायरस से होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता। ऑप्शन में ऐसे ही कंफ्यूज करेगा, तो वायरल डिजीज है। इसके अलावा अगर बात करें कितने प्रकार के वायरस होते हैं, ए बी सी डी ई, 5 प्रकार के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं। जो ए और ई है वो इतने ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये दोनों काफी सीरियस वायरस माने जाते हैं। और अगर मैं आपको बात करूं, भारत में चाइना के बाद सबसे ज्यादा जो ग्लोबल लेवल पर इंस्टेंसेस मिले हैं वो इंडिया से ही मिले हैं। सबसे ज्यादा चाइना से मिले हैं केसेस, फिर भारत से मिले हैं, तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर है, तो ये आप याद रखिए। हाल ही में खबरों में रहा सुखना वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो सुखना लेक भी आपने सुनी होगी, है चंडीगढ़ में स्थित है। क्यों चर्चा में था, अभी इसके अराउंड में इको सेंसिटिव जोन, जो 10 किलोमीटर का एक बफर जोन होता है, इको सेंसिटिव जोन या पर्यावरणीय अनुकूलन क्षेत्र इसके चारों तरफ बनाने की बात की गई, तो इसलिए ये चर्चा में था। तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। और इको सेंसिटिव जोन आपके कौन से अधिनियम के अंतर्गत जारी किए जाते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट लाया गया था। अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में योग महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया है, तो ये पुणे का एक कॉलेज है, वाडिया कॉलेज। ठीक है, वाडिया कॉलेज, यहां पर यह आयोजन किया गया है। क्यों किया गया था, जिस दिन ये किया गया था उस दिन से 75 दिन आपके बचे थे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में, जो कि 21 जून को मनाया जाता है। तो 21 जून में 75 दिन थे, तो 75 दिन अब बचे हैं, यानी उल्टी गिनती इसकी शुरू हो गई है। तो वाडिया कॉलेज ने इसको एक फेस्टिवल के रूप में मनाया, तो योग महोत्सव आपका वाडिया कॉलेज में मनाया गया है। तो यही देखिए सारे करंट अफेयर्स चर्चा में थे पिछले जो हफ्ते में थे। आई होप आपको सेशन और एडिशनल फैक्ट्स पसंद आए होंगे। इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।